Hello everyone, welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani and today we'll be studying the part 1 of revision series for ISC Business Studies जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 एंड 2 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू HRM एंड जॉब एनालिसिस. ओके, तो यहाँ से ये जो सीरीज़ है शुरू हो रही है. इफ़ यू वांट टू सी द डिटेल्ड वीडियोस आप बिजनेस स्टडीज़ की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं. तो वील बी टेकिंग अ ब्रीफ रिव्यू. वैसे तो चैप्टर 1 2 बहुत आसान है, आपने पढ़ा होगा, मे बी आपने सारे चैप्टर्स ही पढ़े होंगे एंड द इवेंचुअल यू विल बी फेसिंग इश्यूज इज़ विद द लेटर्स. तो यू कैन जस्ट लेट मी नो कि अगर आपको जस्ट अ क्विक रिविजन ऑफ लेटर्स ही चाहिए तो आई विल शिफ्ट डायरेक्टली टूवर्ड्स दैट, अदरवाइज आई विल गो विद द चैप्टर वाइज. ओके, सो सबसे पहले हम जानते हैं कि चैप्टर 1 ह्यूमन रिसोर्स वो आपसे क्या कहता है. HRM या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपसे ये कहता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप मैनेजमेंट करते हैं वहाँ पर जब आप ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करते हो, पीपल के बारे में बात करते हो, दैट कम्स अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. उसी में ही हम लोग को कुछ 3 कीवर्ड्स याद रखने हैं, दैट इज़ नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड्स. ठीक, नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ द पीपल, उसको मैनेज करना, उनको गैदर करना, ये चीज़ें, इसको हम HRM कहते हैं. द मैनेजमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ओके, तो दीज यू कैन सी एम्प्लॉय, उनकी ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, रिवॉर्ड करना, business values, success, strategic objectives, all these are part of human resource management. Then it is concerned with the people at work and their relationship with the organization. It brings together men and women who make up an enterprise, enabling to make his or her best contribution to success as an individual and as a member of the working group. ठीक है, तो इसमें ये भी बोला गया है कि जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं और HRM की व्हेन वी टॉक अबाउट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फंक्शंस. वो जो फंक्शंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स को प्रोक्योर करना, डेवलप करना, मेंटेन करना एंड उनको यूटिलाइज करना, ये सारी चीज़ें HRM में आती हैं. ठीक, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फॉर विच द कंपनी इज़ इस्टेब्लिश्ड, उसको अटेन करना इकोनॉमिकली, ऑब्जेक्टिव्स जो जितने भी लेवल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो, एंड देन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोसाइटी आर ड्यूली कंसिडर्ड एंड सर्व. तो ये सारी चीज़ें जो है वो HRM का हिस्सा होती है. इवेंचुअली यू आर सपोज टू नो कि द मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल और द पीपल एट वर्क और द लेबर फोर्स, उसको हम HRM कहते हैं. HRM जिसमें हम द पर्सन, the management is procuring, developing and maintaining the workforce in the organization is known as HRM. ओके, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जिनका हम अगेन एक ब्रीफ रिव्यू लेंगे. एक कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शंस होता है जिसमें हम लोग सारे टाइप ऑफ पीपल दैट आर एट ऑल लेवल्स एंड द वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, ऑफिसर्स, मैनेजर्स, ये जितने भी लोग हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक, ऑल द पीपल एट वर्क, चाहे वो सुपरवाइजर्स हो, सुपीरियर्स हो, जूनियर्स हो, सीनियर्स हो, सब कुछ उसमें इन्वॉल्व है. समथिंग दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स टू इज़ इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, मतलब कि जिसमें सारी चीज़ों का समावेश होता है, दैट इज़ नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन. Next is it is people oriented. With the name it says that it is people oriented, means it works for the individuals as well as for the groups. The process of achieving the best fit between individual jobs, the organization and environment. The right person should be at the right place in the right organization within the right environment. That is known as द पीपल ओरिएंटेड, मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से जुड़ा हुआ होता है. ओके, नेक्स्ट इज एक्शन ओरिएंटेड. इट इज़ बेस्ड ऑन एक्शन रादर देन रिकॉर्ड कीपिंग और प्रोसीजर्स. हाउ द थिंग इज़ बीइंग डन, नो, हाउ इट इज़ बीइंग डन हम लोग ये देखते हैं. ये नहीं हम देखते हैं कि मतलब द पर्सन is not that much stressing upon, the matter is कि how much what are the actions that the person is doing. ठीक, it stresses on the solution of human resources problem, that is to achieve both organizational objectives and employees' personal goals. Okay, means the solution to the problems are seen when you are talking about action oriented. Then individual oriented. Every employee is considered as an individual so as to provide services and programs to facilitate employee satisfaction and growth. हम
when you talk about organization, individual oriented, matlab the person is given the training and the development according to what the person is needing there. Okay, then it is development oriented. The maximum of the development of that person is done so that he gets maximum satisfaction from the work and their best efforts can be given to the organization back. ठीक, then it is pervasive function. Pervasive means it is present everywhere. It is all present means everywhere it is present in all kinds of organization and in the different levels of organization, not confined to any industry alone. Equally useful to government, armed forces, sports organization, and it permeates all the functions, चाहे production हो, marketing हो, finance हो, research हो, everywhere it is inclusive. And then smaller, bigger organizations, everywhere it is required. Next is, it is a continuous function, never going. The person, a case study can come on this, ki the person has done this, then after that it went to organize the resources, then it recruited the staff, then it selected the staff, and then it has given the directions to the supervisors, and there was a leadership also. So all these things, when it is given hand in hand, one by one, it will be considered as a continuous function. ठीक, it is a one shot, means it is not a one shot function, it is always ongoing and never ending, it keeps on going. Then it is future oriented. You think of the objectives, you plan it out, and you achieve them, whatever is decided for the future, to achieve its objectives in the future by providing competent and well motivated employees. Then it is a challenging function because the dynamic nature of the people have different sentiments and emotions, so according to that you cannot treat them like machines. Human resource management means people management. Abhi there was a point na कि maintaining people means when you will be, suppose you are a manager in an organization, it may happen, ऐसा हो सकता है कि आप वो जो ऑर्गेनाइजेशन के पीपल है, दे में लीव वेरी फ्रीक्वेंटली, जिसे हम कहते हैं लेबर टर्न ओवर, छोड़ करके चले जाते हैं, फिर द एंटायर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन साइकिल गोज ऑन अगेन. तो दैट इज चैलेंजिंग फंक्शन बिकॉज द पीपल the work is very challenging, the people are very dynamic, to maintain them is a big task. And then it is science as well as an art, means आप बहुत सारी उसमें theories पढ़ोगे, cause and effect के relationship पढ़ोगे, and then actual application to these is known as art, means जब आप अपनी creative thinking लगा करके जब आप actually people को manage करते हो, it is known as art. ठीक, it is an staff function because it is advisory in nature. Human resource managers do not manufacture or sell goods, but they contribute to the success and growth of the organization by advising the operating departments on human resource matters. Like the director of a movie, their performance can be judged from the success of the total organization. मतलब जैसे जो HRs होते हैं, ठीक, they recruit, they decide the best fit to the organization, and hence it is a staff function because eventually they are the people, HRs are the people who give advices to these people ki how to work on their particular skills. Then it is a young discipline, मतलब कि it has not come out very as old as marketing and management. उसकी का एक हिस्सा है जो अब बहुत new, the 19th century से it has grown up. Then it is interdisciplinary because multiple different fields are there, जैसे कि sociology, anthropology, psychology, economics, उन सबको मिला करके उनका जो application बन करके है, that is HRM. ठीक, तो it involves the application of knowledge that is drawn from several disciplines. Then managers must depend upon such knowledge. Modern days में HRM has become a specialized job. There are different fields. Even if you go for MBA, there is a separate field that is known as HR. ठीक, आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, there is a recruiting body जिसको हम HR के नाम से जानते हैं, HR head, HR executive. तो that is a part of HRM. Then next is the importance of HRM that you are supposed to study. सबसे पहले is the significance to the enterprise, how it
गिव्स द इम्पोर्टेंस टू द एंटरप्राइज, उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जब वेन एवर द पर्सन इज अट्रैक्टेड एंड रिटेन द रिक्वायर्ड टैलेंट थ्रू इफेक्टिव HRM, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, कॉम्पनसेशन एंड प्रमोशन पॉलिसीज. तो दिस इज़ हाउ इट हेल्प्स कि अगर ह्यूमन रिसोर्स HR मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इट विल ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स प्लान करना एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना वर्कफोर्स हमें चाहिए, ठीक, और उसके अकॉर्डिंग कितना हमें वी हैव टू रिक्रूट, वी हैव टू सिलेक्ट, वी हैव टू प्लेस, देन ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट द नेसेसरी स्किल्स एंड द राइट एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल, जिसको हम ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. Then securing the willing cooperation of employees through motivation and participation in grievance handling. तो ये भी उनका एक पार्ट होता है कि आपको ये देखना कि whatever work you want to give to your these वर्कर्स, उसके लिए आपको उनका एक विलिंग कोऑपरेशन चाहिए होता है, मीन्स उनका येस चाहिए होता है, फॉर विच यू नीड टू मोटिवेट देम, इन्वॉल्व देम इनटू पार्टिसिपेशन एंड हैंडल देयर ग्रीवेंसेस. ठीक, utilizing effectively the available human resources, you are supposed to use the available human resources and ensuring that the enterprise will have a good team of competent and dedicated employees. Next is प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस. ये वो सिग्निफिकेंस है जो एंटरप्राइजेस के लिए. प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस मीन्स कि एज अगर हम एक ह्यूमन बीइंग के जैसे सोचे कि लाइक इफ़ आई एम द HR, तो मेरे लिए वो चीज़ कैसे बेनिफिशियल होगी. ठीक है, प्रोवाइडिंग मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़. HRM, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्टडीज़ करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देना पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, उनको ट्रेनिंग, उनको डिफरेंट पर्सनैलिटी प्रोग्राम्स में लेकर के जाना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस. The healthy relationship should be maintained between the individuals and different work groups, and the work should be allocated properly to them. It should not be overburdened. Social significance, obviously HRM provides a suitable employment to the people. It balances between jobs available and the job seekers in terms of numbers, qualification, needs and aptitudes. मतलब कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हो, तो डिसाइडिंग ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइडिंग जॉब्स टू द जॉब सीकर्स इन टर्म्स ऑफ कि कितना नंबर है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, HRM में पढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट इज टू एलिमिनेट ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, eliminating waste of human resources through conservation of physical and mental health. And then is national significance, जिसमें the main points come is कि the contribution that the person gives to the nation's natural, physical and financial resources require efficient and committed manpower. Means suppose you talk about GDP, वो भी कैसे increase हो रही है, because the people are working towards it. ठीक, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, इट इज़ द पीपल हु ग्रो द ऑर्गेनाइजेशन. एक स्टेट, एक कंट्री बहुत डेवलप्ड है, तो वो क्यों डेवलप्ड है, बिकॉज द पीपल वर्किंग देयर आर सो लाइक गुड इन टू दोज टेक्नोलॉजीज. ओके, तो दिस इज नेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ इट. ठीक, देन द ट्रू फॉल्स, दिस यू ऑल विल डू. ओके, आफ्टर दिस next we'll move towards the part of जॉब एनालिसिस एंड मैन पावर प्लानिंग, जिसमें हम लोग आज जॉब एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो व्हेन यू टॉक अबाउट जॉब एनालिसिस, जो इसको एक सादी भाषा में बोले तो दिस इज़ द फॉर्मल एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ द जॉब्स. मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट job is there, what work is there and what people are required for that work is known as job analysis. The systematic and scientific analysis of the job in order to obtain all pertinent facts about the job. To analyze the job, to study the job, to have a detailed analysis of that job is known as job analysis. It can be defined as a process by observation and the studying the task which comprise the job, the methods, the equipments used, the skills, the attitudes required for the successful performance of that job. मतलब कि
the performance, what people are required, what are the methods, what are the equipments that the person is required, what are the skills, the knowledge, the aptitudes that should be there in that particular person जो उस particular job को करेगा. That is known as job analysis. ओके तो जॉब एनालिसिस के दो जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब डिस्क्रिप्शन दैट इज़ द टाइटल, पोजीशन, लोकेशन, ड्यूटीज़ एंड रिपोर्टिंग एनवायरनमेंट. मतलब सपोज करो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक फाइनेंस मैनेजर के जैसे जा रहे हो, ठीक. तो फाइनेंस मैनेजर का क्या क्या काम होगा, वट एवर विल बी द टास्क, दिस इज़ द जॉब डिस्क्रिप्शन. और एक फाइनेंस मैनेजर की क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं उस पर्टिकुलर जॉब पर पहुंचने के लिए, व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड इनटू यू, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, ट्रेनिंग, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी मिला करके जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है. ओके सो इट प्रोवाइड्स अ इंफॉर्मेशन अबाउट अ जॉब, आइडेंटिटी ऑफ द जॉब इन टर्म्स ऑफ टाइटल एंड कोड नंबर, कि आप उसको नाम क्या दोगे, ऑपरेशंस एंड टास्क इन्वॉल्व इंक्लूडिंग द टाइमिंग, सिग्निफिकेंस, कॉम्प्लेक्सिटी एंड सीक्वेंस, क्या क्या काम मुझे करने होंगे, दैट इज़ द पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन. व्हाट इज़ द लोकेशन, फिजिकल सेटिंग, हजार्ड्स, डिस्कम्फर्ट, सुपरविजन गिवन, रिसीव्ड, ठीक. दीज आर द पार्ट्स ऑफ अगेन जॉब डिस्क्रिप्शन. ड्यूटीज इन्वॉल्व in the job along with the frequent occurrence of each duty, how many times that particular duty has to be like repeated, ठीक. तो these are also a part of job description. Under job analysis, material, methods and equipments required, how the job is supposed to be performed, like the nature of the operations like cleaning, lifting, handling, drilling, ठीक, feeding, driving, guiding, assembling, all these things. So whatever things are involved, relationship with other jobs and the attributes required, that is job specification. Okay, फिर next in this is, it is the process of studying and collecting information related to a particular responsibility, operations and responsibilities to a specific job, ठीक. relevance is required, कि मतलब क्यों इसको बोला जाता है, क्यों ये ज़रूरी है, तो वाई दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो यू हैव टू स्टडी इट. देखो सबसे पहले इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, मतलब कि आपको ये देखना कि वॉट एवर जॉब्स आर देयर, इट शुड बी सच कि जो भी डुप्लीकेशन हो जाता है कि अच्छा तुम भी ये काम कर रहे हो, तुम भी ये कर रहे हो, उसने भी कर दिया, उसने भी कर दिया, ओवरलैपिंग शुड नॉट बी देयर, दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन. आप हर ऑर्गेनाइजेशन में जब आप हायरार्की बना रहे हो तो उस टाइम पर यू आर सपोज टू क्लासीफाई द जॉब्स इन अ मैनर दैट इट शुड नॉट, one task should be given to one person, this is my job, I will do that, other person should not be doing the same task, ठीक. next is human resource planning करना. Job analysis is required so that you can plan that how much is the people that are required in terms of knowledge and skills, and who all are the people you are supposed to give promotions and transfers. Only then you will understand ki what are the people you want to recruit and select for further placement. ओके नेक्स्ट इज़ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन अगेन. तो मैन पावर आपने प्लानिंग कर ली, आपने डिसाइड कर लिया कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में इतनी स्पेस है, इतने लोगों की जगह है, इतने लोगों की वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग यू विल परफॉर्म द एंटायर टास्क, दैट इज़ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक. identifying the various sources through which you will invite the people to work, that is internal and external. Then selection, the preliminary interview, application, blank, तो all these are part of selection. Test, interviews, ठीक. next is placement and orientation. ये जितनी ये सारी उनके कह सकते हो कि एक फॉर्म ऑफ प्रोसेस ही दिया हुआ है इसका स्टाफिंग का. तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उनको पर्टिकुलर जॉब उनको अलॉट करना, और उसके बाद टू मेक द पर्सन अवेयर ऑफ द पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स एंड रूल्स रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये ओरिएंटेशन का पार्ट होता है. उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, टू ट्रेन देम टू ए स्पेसिफिक जॉब, ठीक. एंड टू गिव देम डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट. तो ये सारी चीज़ें, जॉब एनरिचमेंट, और दीज आर सपोज टू डू इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक.
performance appraisal, when you are evaluated on a basis of a specific standards, and then you are given like आपको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, आपका पे स्केल हाई किया जाता है. दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. देन करियर पाथ प्लानिंग, कि इन टर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन what further jobs you can take up. Job designing means if any improvement in the work methods or work design is there, that can also be told through job analysis. अब इसी में there are two forms that take in this industrial engineering and human engineering. Industrial engineering जिसमें measurement, simplification and improvement of work आता है, so as to improve the efficiency and reduce cost. जब आप work को थोड़ा बहुत change करते हो so that जो like wastage हो रहा है वो ना हो. एंड ह्यूमन इंजीनियरिंग मीन्स कि आप जॉब को ऐसे रीडिज़ाइन करो सो दैट द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैन बी मैच्ड. ठीक. जॉब इवेल्यूएट करना टू अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब in terms of wage and salary structure. According to that only the like pay is decided, कि एक पर्सन का टास्क ज़्यादा है इसलिए उसको जो पे है वो ज़्यादा मिल रहा है. लेबर रिलेशंस डिसाइड करना भी जॉब एनालिसिस के अंदर ही आता है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूज़ ऑफ दिस. वाई? बिकॉज द कलेक्टिव बार्गेनिंग, द healthy relationship between the management and the owners, the dispute resolution also is a part of labor relations. ठीक. Then employee counseling, if they are having any sort of issues or demands that can be like met with, तो उसके लिए भी job analysis is only required. Okay. Then health and safety, like heat, noise, dust, fumes, these are examples of such conditions जहाँ पे जो person is feeling like troublesome working environment, उसको नहीं अच्छा लग रहा है. ठीक. Management can also develop measures to ensure the health and safety of the employees. So this is also a part of job analysis. Then we will move towards job description या position, जिसमें already मैंने बताया था कि जब job description की आप बात करते हो, आप title, position, लोकेशन, ड्यूटीज़, रिपोर्टिंग, मतलब टू whom टू रिपोर्ट. ठीक. मशीन्स, वर्क प्लेस एंड एनवायरनमेंट की बात करते हो. जब आप जॉब स्पेसिफिकेशन में आते हो, आप उनकी नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ट्रेनिंग एंड व्हाट आर द पर्सनल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द पर्सन शुड बी हैविंग, उसके बारे में डिसाइड करते हो जॉब स्पेसिफिकेशन में. ओके. तो जॉब डिस्क्रिप्शन. नाउ हियर ओनली मीनिंग, रेलेवेंस एंड डिफरेंस बिटवीन इज रिक्वायर्ड. सो जॉब डिस्क्रिप्शन एक फंक्शनल डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ व्हाट द जॉब एंटेल्स. what are you supposed to do. Suppose you have been appointed as sales executive, so what are your tasks that you are supposed to do. It is descriptive in nature, defines the purpose and scope of the job. It is a written record of the appropriate and authorized contents of the job. जो काम आपको दिया गया है वो क्या काम है जो आपको करना है. The title, the name like sales executive, the location, the tasks, the duties, the responsibilities, the working conditions, hazards and the relationship with other jobs. ठीक. तो this is a part of job description. Then उसकी importance क्या होती है, इससे आप जॉब को ग्रेड कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो कि ये जो जॉब है ये प्रोडक्शन के अंदर आती है कि मार्केटिंग के अंदर आती है. Then to place the new employees on a particular job, to do their orientation training, उनको उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताना, ड्यूटीज़ बताना, कंपनी की रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ बताना, प्रमोशन, ट्रांसफ़र्स में मतलब ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं व्हेन यू टॉक अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन. ठीक. डिफाइनिंग एंड आउटलाइनिंग करियर पाथ, इसमें भी इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ हेल्पफुल. देन रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेज रिलेटिंग टू ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, investigating the accidents, locating faulty work procedures and duplication of papers. तो ये सारी चीज़ों में it is relevant कि आप ये बता दो कि हाँ जो जॉब है ये इसका यही, these are the things that you are supposed to do in a particular job. Work measurements and work improvements, defining the limits of authority, and this is your task, this is what you are responsible for and authorized for. Then health and fatigue studies, developing performance standards. ठीक.
देन इस्टेब्लिशिंग अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, तो इसके लिए भी जॉब डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड. डिटरमाइनिंग द जॉब्स इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एम्प्लॉय काउंसलिंग एंड वोकेशनल गाइडेंस, organization change and development, and framing questions to be asked in the selection interview. For all these things, the task that is required is job description. Then next is इसके जो स्पेसिमेन है दैट इज़ गिवन इन द बुक. ठीक, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. आपको इसका मीनिंग और रेलेवेंस एंड डिफरेंस बिटवीन जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है. नेक्स्ट इज जॉब स्पेसिफिकेशन और मैन स्पेसिफिकेशन और एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन दैट टेल्स यू दैट इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज़ फॉर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब. What qualities in terms of physical, mental, social, psychological and behavioral aspects should be there in you so that you can be appointed as in the organization as a candidate, suitable candidate as an employee. Essential attributes होने चाहिए, desirable and the contraindicators which should not be there inside you. ठीक, तो उसके बाद रेलेवेंस दी गई है दैट इट हेल्प्स इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि आपको जो क्वालिफिकेशंस होती है वो स्पेसिफिकली बता दी जाती है. दैट इज़ जॉब स्पेसिफिकेशन. जब आप कोई वैकेंसी देखते हो तो वैकेंसी में यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, मिनिमम जैसे अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करो तो एसएससी व्हेन यू टेक, तो एसएससी 10+2 में हमेशा 12th मांगते हैं. एसएससी सीजीएल में वो ग्रेजुएशन पास मांगते हैं, वो स्पेसिफिक एज भी मांगते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर जॉब specification. It is restrictive in nature as it restricts the development of an individual in the job, कि आप इससे ज़्यादा जब आप इस चीज़ में qualified नहीं हो you cannot enter, तो it is restrictive in nature. It generally tends to specify relatively high requirements for formal education. Obviously the maximum requirement, जैसे अगर टीचर है तो उसके लिए एक BEd होना इज़ नेसेसरी. ठीक, तो these are the maximum requirements. Managers हो तो MBA is necessary. Similarly, here also the specific qualification is told. Then all these problems के बाद भी the every job the minimum acceptable human qualities are there. Then the job requirements जो आपकी जॉब स्पेसिफिकेशंस में आती है कि 5 ईयर के प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, BS और MS इन कंप्यूटर साइंस शुड बी देयर. देन एटलीस्ट इन these languages the person should be fluent. Job description कि आपको ये चीज़ें करनी है. You will be delivering new and innovative extensions or implementing novel these things. ठीक, मतलब ये पूरा computer related these things are given. इसके बाद तो अब इन दोनों का डिफरेंस यू हैव टू स्टडी. देन वील मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट वन मोर टॉपिक दैट इज़ जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट. सबसे पहला है जॉब एनलार्जमेंट, जिसमें जो भी पर्सन है उसकी जितनी भी जॉब इज़ अ जॉब डिज़ाइनिंग टेक्निक, कि हम जो भी तरीके जॉब को हम कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए व्हाट वी डू, वी जो भी एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हम ज़्यादा देते हैं सेम लेवल पर, सेम डिफ़िकल्टी लेवल पर हम उनको ज़्यादातर. जैसे इसमें एक डायग्राम वाज मेड इन द बुक. ये आपकी ओरिजिनल जॉब है जो आपको करनी है, और ओरिजिनल जॉब में ही बिना हम कुछ आपको सिखाए या कुछ, मतलब देर इज़ नथिंग लाइक कि आप उस जॉब से कुछ बहुत ज़्यादा सीख रहे हो, बट उसी में ही आपका जो एक हॉरिजॉन्टल एडिशन कर दिया जाता है दैट इज़ नोन एज जॉब एनलार्जमेंट. ओके, तो इट एम्स टू रिड्यूस बोर्डम, इंक्रीज मोटिवेशन एंड इम्प्रूव एम्प्लॉय एफिशिएंसी. जैसे एक सेल्स एसोसिएट है who only processes the transaction, उसको हमने additional task दे दिया है that is managing inventory, handling, visual merchandising. मतलब कि does not make the job very challenging. उसके same task में उसको 4 और चीज़ें दे दी गई हैं कि आओ ये भी भर दो आकर के. ठीक, तो that is job enlargement. Then next is कि what is the relevance of it? It combats monotony. थोड़ा बहुत आपका जो routine है वो change हो जाता है. Skill diversification means the person can do different tasks at a different level. Same level पर different tasks वो कर रहा है. उसका मतलब higher level jobs उसको नहीं मिल रही है, उसको same level jobs मिल रही है. Increased engagement and satisfaction is there. There is operational efficiency and flexibility. ठीक,
the person matlab can shift towards multiple different tasks. Then succession planning, the person can have the like merit of growing further into further future jobs जिसमें वो even better promotions पा सकता है. That can be done through job enlargement. ठीक. नेक्स्ट इज जॉब एनरिचमेंट. जॉब एनरिचमेंट जो वर्टिकल जॉब रीडिज़ाइन होता है, दैट इज़ अ टेक्निक दैट एड्स मोटिवेटर लाइक ग्रेट ऑटोनॉमी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल to a variety, to a role of increased employee satisfaction and motivation. Unlike job enlargement, which adds more tasks at the same level, enrichment makes the work more meaningful, reducing monotony and boosting performance. तो ये आपकी ओरिजिनल जॉब है. ठीक. उसी के ही ऊपर आपको ज़्यादा टास्क दे दिए गए हैं. दिस इज़ नोन एज जॉब एनरिचमेंट. अ डेटा एंट्री क्लर्क जो ऑब्वियसली लोअर लेवल पर है, इज़ ऑथोराइज्ड टू एनालाइज द डेटा and to draft a summary report for the management rather than just entering the data. अगर उसको डेटा एंटर करने को दिया, उसको 4 और चीज़ें की शीट बनाओ, ये करो, तो उसकी जगह पर उसको कुछ हायर लेवल जॉब्स दे दी गई है, सो दैट द पर्सन टेक्स द जॉब एज मोर चैलेंजिंग एंड डज इट. ही लर्न्स समथिंग मोर ऑफ डिफरेंट लेवल. किसी बड़े लाइक सुपीरियर का कोई काम उसको करने को मिला है, दैट इज़ नोन एज जॉब एनरिचमेंट. Okay, it increases motivation and performance. They feel more autonomy, means अपना task वो कर सकते हैं with more of authority. Improve retention and reduce turnover. Person जो वो छोड़ करके नहीं जाते, उसे पता है कि हाँ eventually if I am able to do this job I am going to get more salary in the future. Skill develops and grows. वो ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब्स को लेता है. रिड्यूस बर्नआउट एंड बोर्डम इज़ देयर. ठीक. मोनोटनी नहीं होती है इन दैट और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. देन enhanced organizational reputation, means the person is seen as more working towards those challenging jobs, hence the person seems out to be a better employee. ठीक. then job enrichment and job enlargement के बीच में difference here. It increases, job enrichment increases the responsibility and the challenge. It only increases the number of tasks. It is vertical expansion. ठीक. It is horizontal expansion. Then third one, it requires new learning skills. It does not require new learning skills. Level of challenges increase. यहाँ पर level of challenges remains same. Level of authority also increases here. It remains the same. It requires less supervision. It requires more supervision क्योंकि आप कोई बड़े मतलब superior का काम कर रहे हो. ठीक. It motivates employees to have a positive effect on productivity, and here there is no positive or negative effect. Yes, no doubt job enlargement में negative effects भी होते हैं क्योंकि मतलब इस point को consider मत करना क्योंकि the person may consider it as a more burden on them. Okay, so that's it for today. जो man power estimation वाला part है, that we'll do in the next part, next video. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.